थर्मोडायनामिक्स और हाँ, केमिस्ट्री। तो थर्मोडायनेमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और हाँ, रिएक्शन की मेनली स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए कि वो स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन, पे। हाँ वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ठीक है। तो वहां से हमें रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता पड़ जाता है। फिर हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है जिसमें आपने केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे, तो वो हम पढ़ते हैं, उससे हमें पता पड़ता है कि जो रिएक्शन है वो कैसी है, मतलब कौन से डायरेक्शन में हो रही है, राइट, हाँ सर। है ना। तो डायरेक्शन के बारे में हमने पता कर लिया। अब बात यह है कि जो रिएक्शन आपकी हो रही है उसकी रेट क्या है, मतलब वो किस स्पीड से हो रही है, कब कंप्लीट होगी, राइट। ये सब भी तो हमें पता होना जरूरी है रिएक्शन के बारे में। तो रिएक्शन की जो रेट है या रिएक्शन की जो स्पीड है, ये सब जानने के लिए हम जो चैप्टर स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड हवर क्या, केमिकल केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स। ठीक है। तो इस हाँ चैप्टर सर। में मेजरली हम जो डील करते हैं वो डील करते हैं किसके बारे में, स्पीड के बारे में, या हम बोलते हैं बहुत सिंपल वर्ड में बोल दें तो हम जो डील करते हैं वो डील करते हैं रेट के बारे में। अब ये रेट क्या होता है, अगर आप अपन सिंपली पहले सीधा रेट पे आए तो आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि चेंज इन एनीथिंग अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, यही हमारा रेट होता हाँ सर। है। अब जैसे कि अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपने कुछ एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की टी टाइम में, तो आपका जो एक्स बाई टी है वो क्या बन जाएगा, अगर डिस्टेंस है तो स्पीड बन जाएगा, और क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट है तो आपका एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी बन जाएगा, वेलोसिटी। है ना। और फिर अगर आप हाँ सर। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्टिव टाइम देखोगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो ये हमारा रेट होता है। तो अब हम जब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो केमिस्ट्री में आपका क्या हो रही है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में। ठीक है। तो उनमें हाँ क्या सर। चेंज होगा, उनकी किस प्रॉपर्टी में चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा, राइट। हाँ तो सर। रिएक्शन के लिए हम जो चेंज पढ़ते हैं वो चेंज किस में होता है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये हम उनके लिए रेट डिटरमाइन करते हैं इस फॉर्म से। या फिर अगर सारे के सारे आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है तो चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम, ये भी आपका क्या होता है, रेट होता है। क्लियर? अच्छा, हाँ चेंज सर। इन प्रेशर के टर्म्स में हम कब लेंगे, जब ऑल द रिएक्टेंट एंड गैसेस। प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट, अदरवाइज जनरली हम किसके टर्म्स में देखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन के टर्म्स में। कॉन्सेंट्रेशन की। तो मेनली हम बात करते हैं इस चैप्टर में रिएक्शन की रेट से। तो एक तो हो गई रेट। अब फिर सेकंड फैक्टर आता है कि उसको कौन कौन से पैरामीटर अफेक्ट कर रहे हैं। तो आपको होता है कि टेम्परेचर, केमिस्ट्री में इकलौता ऐसा फैक्टर है जो हर जगह आपका यूज होता है, हर चीज को अफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट रेट पे क्या है ना, इस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। फिर कंसंट्रेशन से आपका रेट कैसे वेरी कर रहा है, ये फैक्टर हो गया। फिर कैटलिस्ट हो गया, कैटलिस्ट भी आपको क्या करता है, रेट को अफेक्ट करता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, है ना। तो इन सब फैक्टर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि ये फैक्टर रेट को कैसे अफेक्ट करते हैं, राइट। फिर हम ऑर्डर हाँ सर। पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेट से। तो रेट हमें समझ में आया, चेंज इन एनीथिंग विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है। अब ये जो चेंज है या ये जो रेट है कितने टाइप की होगी? दो टाइप की, हाँ, कौन कौन सी? एवरेज और इंस्टेंटेनियस। वेरी गुड, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक बल्क, एक टाइम इंटरवल पे देखी जाती है और एक इंस्टेंट, एक पॉइंट हाँ, टाइम पे। यानी जब एक हमारे पास जो ड्यूरेशन है टाइम का वो ज़्यादा हो, लार्ज टाइम डिफरेंस हो जाए, तो वो टाइम इंटरवल के लिए जो रेट हम डिटरमाइन करते हैं वो एवरेज रेट डिटरमाइन करते हैं। और एक हमें टी इक्वल टू एक पर्टिकुलर टाइम बोल दिया, लेट्स से टी इक्वल टू टी सेकेंड पे हमें वो रेट डिटरमाइन करनी है एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो रेट हम कैलकुलेट करते हैं वो कौन सी रेट होती है, इंस्टेंटेनियस रेट होती है, ठीक है। एवरेज में हमारा लार्ज टाइम इंटरवल है इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा साइन से। तो अगर कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है तो डेल सी बाय डेल टी, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका, एवरेज रेट का। इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो ये एट दैट पर्टिकुलर टाइम पे हम डिफाइन कर रहे हैं, तो जो चेंज होगा किसी भी इधर कंसंट्रेशन या प्रेशर में बहुत स्मॉल होगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, सी बाय डी टी से। ये इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। अब बात आती है इसकी यूनिट।
है ना। अब जब हम रेट पढ़ ही रहे हैं तो हमें इसकी यूनिट भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? तो रेट की यूनिट, अब देखो रेट क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? जनरली बाय डिफॉल्ट पूछना दे मोलैरिटी। तो हाँ, कंसंट्रेशन का मोलैरिटी। मोलरिटी मानते हैं, तो मोल पर लीटर ये हमारी कंसंट्रेशन की यूनिट होगी, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम आपका कुछ भी हो सकता है, बाय डिफॉल्ट अपन सेकंड लिख रहे हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आपको किस फॉर्म में उसने रेट पूछा है। तो ये हमारी रेट हो गई कब? जब हमें कंसंट्रेशन दे, या फिर अगर हमें प्रेशर दिया है तो प्रेशर में हम क्या करेंगे? चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर की जनरली जो हम यूनिट यूज़ करते हैं क्वेश्चंस के लिए वो एटीएम यूज़ करते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम। टाइम आपका कुछ हाँ भी सर। यूनिट में हो सकता है, तो ये प्रेशर के टर्म्स में रेट आ गई उसकी यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट हाँ सर। पॉइंट ये है कि हमें अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, उसे चेंज इन कंसंट्रेशन के टर्म्स में हमें रेट दी हुई है, और चेंज इन प्रेशर के टर्म्स में भी हमें रेट दी हुई है, और हमें क्या करना है? हमें दोनों की यूनिट्स में रिलेशन निकालना है। मतलब यह हम ये बोलते हैं कि हमें चेंज इन कंसंट्रेशन दिया हुआ है पर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और हमें उसे डिफाइन करना है किसके रेस्पेक्ट में? प्रेशर की यूनिट्स के रेस्पेक्ट में। तो कैसे डिफाइन करोगे? तो आपको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी, हाँ सर। है ना। तो यहाँ से कंसंट्रेशन, तो आप क्या करोगे? वॉल्यूम को नीचे ले जाओगे तो एन बाई वी, ये हमारा क्या हो गया? एन अपॉन वी, मोल अपॉन वॉल्यूम। दिस इज अवर मोलरिटी, और आर बाई टी को इधर ले आओ, यही है ना। हाँ सर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? जहाँ भी कंसंट्रेशन होगा उसकी जगह उठा के क्या रख देंगे? आर बाई टी रख देंगे, ठीक है। तो अपन आगे जब ऑर्डर वगैरह पढ़ेंगे तब मैं आपको ये डिटरमाइन करना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम दोनों में रिलेशन डिराइव करते हैं। तो अभी हमें सिर्फ शॉर्ट में ये समझ में आया कि रेट दो तरह की होती है और उनकी यूनिट ये होती है। क्लियर? हाँ सर। ओके गुड। अब हम बढ़ते हैं आगे। मान लो कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, लेट्स से बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2A गिव्स 3, ठीक है। तो जनरली अब जब ये रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन आपकी हो रही है, तो ये रिएक्शन आपकी हो रही है t इक्वल टू 0 टाइम में। आपने क्या किया? कंटेनर में सिर्फ रिएक्टेंट A डाला। जब t इक्वल टू 0 टाइम मतलब बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, तो कंटेनर में हमारे पास A है। ये A धीरे धीरे क्या होगा? डिसोसिएट होना स्टार्ट करेगा, और किस में कन्वर्ट होगा? B में कन्वर्ट होगा। तो मान लेते हैं इनिशियली जब आपने कंटेनर में A लिया तो इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है A नोट। तो इनिशियली B तो कंटेनर में था नहीं, B तो अब फॉर्म होना स्टार्ट होगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B इज व्हाट? 0। तो टी टाइम पे, अब ये अपन ने इक्विलिब्रियम में सीखा होगा कि टी टाइम पे लेट से एनोड में से 2x गया, मान लेते हैं। तो बी की जो कंसंट्रेशन फॉर्म होगी वो कितना फॉर्म होगी? 3x फॉर्म होगी। यूनिटरी मेथड से हम लगाएंगे, कैसे? इसके 2 हाँ मोल थे, सर। इसका 3 मोल फॉर्म होता है। तो अगर इसका 2x मोल डिसोसिएट होगा तो इसका कितना फॉर्म होगा? 3x मोल फॉर्म होगा। 3x। तो जैसे हम मोल बैलेंस करते हैं वैसे ही हम कंसंट्रेशन भी बैलेंस कर सकते हैं। तो हमने मान लिया इसका 2x मोलरिटी डिसोसिएट हुई, तो इसका 2x क्या 3x क्या होगा? फॉर्म होगा। तो ये t इक्वल टू टी टाइम पे इनकी कंसंट्रेशन आ गई। अब अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द रेट, अच्छा ए यहाँ पर क्या हो रहा है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट है तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिसअपियर होगा या कंज्यूम होगा? तो रेट डिसअपियर। ऑफ, यही तो हम लिख सकते हैं डिसअपियरेंस, है ना। या हम क्या हाँ लिख सर। सकते हैं? कंजम्पशन लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफ ए, मैं अगर आपसे पूछूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस या कंजम्पशन ऑफ ए, तो आप कैसे डिफाइन करोगे इसे? चेंज इन कंसंट्रेशन किसका? ए का, ए का डिवाइड बाय टाइम। डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा नोट करने की बात है कि अब जो ए की कंसंट्रेशन है तो इनिशियल, अच्छा चेंज हमेशा हम क्या से डिफाइन करते हैं? फाइनल माइनस फाइनल इनिशियल। माइनस इनिशियल। तो अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल देखें तो देखो यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन कम होगी, इसको मैं ए टी लिख रहा हूँ, ए टी मतलब टी टाइम पे कंसंट्रेशन। तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ए टी माइनस ए नोट आएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ए टी क्लियर है? मैंने किसको रिप्रेजेंट किया? ए टी यहाँ पर ए नोड माइनस हाँ ए टी, सर। मैं ए टी लिख रहा हूँ। तो इससे होगा क्या? अगर मैं ये डिफरेंस देखूंगा तो ये डिफरेंस क्या होगा? ये वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगी।
लेकिन क्या रेट नेगेटिव हो सकती है, सबसे बड़ा पॉइंट आता है। नहीं सर। हाँ, जैसे कि मान लो आप एक बाइक से जा रहे हो, मान लो लेट से आप एक्टिवा से ड्राइव कर रहे हो, तो एक्टिवा से ड्राइव कर रहे हो तो आपकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगाते ही आप, ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो एक्टिवा है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी, नहीं है ना। आप क्या करोगे, आप इधर हाँ स्लो सर। होगे, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकता है, अगर आपने बहुत तेजी से ब्रेक लगाया तो उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपकी एक्टिवा वहीं रुक जाएगी, यानी वो जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या जो भी एक्सेलरेशन है वो भी जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम, हाँ, मिनिमम हम रेट कहाँ तक लेके जा सकते हैं, जीरो तक, बट रेट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये चेंज इन कंसंट्रेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हम आगे कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। तो ये माइनस साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव डिक्रीज साइन, हो रहा है हाँ कंसंट्रेशन। वेरी, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो कंसंट्रेशन है किसका, रिएक्टेंट ए हाँ, का। रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये नेगेटिव साइन सिर्फ यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है। तो एक चाहो तो नोट करके लिख लेना, रेट की वैल्यू हमेशा कैसी आंसर करनी है, रेट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, रेट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो जब भी आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके आगे हम माइनस साइन लिख देंगे, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है, और ओवरऑल जो रेट आपकी आएगी वो पॉजिटिव निकल के आएगी। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये तो हमने चेक किया रेट ऑफ डिसअपेरेंस या कंजम्पशन ऑफ ए। अब अगर मैं बात करूं इसी तरह से, तो यहाँ पर बी भी है, बी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में फॉर्म हो रहा है, तो मैं या तो ऐसे लिख दूं इसको, रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, या तो मैं फॉर्मेशन लिख सकता हूँ या फिर क्या लिख सकता हूँ, अपीयरेंस, क्योंकि वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, हाँ सर। ऑफ बी। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम बी की टर्म्स में बात करेंगे तो बी की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है, तो हम लिखेंगे कैसे रेट को, इसके लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अब देखो बी इनिशियली कितना था, जीरो था, और फाइनली कितना आ गया, 3x आ गया, तो फाइनल कंसंट्रेशन हो गई इसकी 3x, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हो गई, जीरो, तो चेंज ये हमारे पास आ गया अपॉन डेल्टा टी, वो अपन देख लेंगे जो भी निकल के आएगा। तो इसके आगे हम बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा तो भी हम पॉजिटिव साइन मानेंगे। पॉजिटिव साइन क्यों लिख रहे हैं, ये क्या क्योंकि इंडिकेट कर, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। हाँ, तो पॉजिटिव साइन क्या बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट, नोट करना है यहाँ नहीं तक। सर, कर दिया, कर दिया सर। तो अगर मैं बात करूँ कि मुझे अगर प्रोडक्ट की रेट डिफाइन करनी है, तो क्या मुझे उनके स्टैइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट है क्या, सिर्फ रेट डिटरमाइन करने की। जैसे रेट ऑफ, मैं बोलूँ कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस या कंजम्पशन ऑफ ए, तो क्या इसमें उसकी स्टैइचोमेट्रिक का कोई रोल आया कि अगर हमें पता है उसकी चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी है और कितने टाइम में है, तो क्या हम रेट ऑफ डिसअपेरेंस या कंजम्पशन ऑफ ए निकाल सकते हैं इजीली, हाँ सर। है ना। इसी तरह से अगर मेरे को इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन पता है प्रोडक्ट की, तो क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ बी यानी प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी अगर मैं आपको सिर्फ इंडिविजुअली किसी भी कंपोनेंट की रेट डिफाइन करने को बोलूं, तो उसके लिए आपको स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वेदर आपकी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें उसके इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन पता होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर मैं सर। अब आपको बोलूं कि मैंने आपको एक ही रेट दे रखी है, ठीक है, अब देखो चीजें थोड़ी सी चेंज हो रही है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने आपको एक ही रेट दे रखी है जिस रेट से ए डिसअपियर हो रहा है, और मैंने आपको बी की रेट पूछी कि बताओ बी किस रेट से फॉर्म होगा,
तो अब आप कैसे करोगे? तो अब आपको क्या चाहिए, इन दोनों की रेट में रिलेशन चाहिए कि क्या रिलेशन है दोनों की रेट में, तभी हम क्या कर पाएंगे, डिराइव कर पाएंगे कुछ। तो कैसे निकालोगे रिलेशन? तो अपन क्या और करते हैं, को हाँ, स्टोइकोमेट्रिक तो ये कोएफिशिएंट। स्टाइस्टोमेट्रिक कोफिशिएंट ही क्यों से ही क्यों डिवाइड करते हैं, कुछ आइडिया है, कोई प्रूफ? क्योंकि मोलर रेशियो वही कांस्टेंट रहता है, मोलर रेशो वही तो कांस्टेंट। कंसंट्रेशन भी। हाँ, डिराइव कर सकते हैं क्या अपन इसे? हाँ भाई माधव, अगर अपन, मैं बोलूँ कि नहीं मैथमेटिकली समझाओ, ये तो चलो अपन ने थ्योरेटिकली बोल दिया कि ठीक है अपना जो मोलर रेशो है वो कांस्टेंट रहता है, क्या हम इसे मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो इसे हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं यही रिएक्शन है हमारे पास, 2A gives 3B, ठीक है। तो T इक्वल टू 0 टाइम पे इसका हमने इनिशियल कंसंट्रेशन माना है NO, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या माना है? 0, 0। है ना, क्योंकि कंटेनर में है ही नहीं भी, अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं है। अब ए टाइम के रेस्पेक्ट में डिसोसिएट होना स्टार्ट हो रहा है। तो लेट से टी इक्वल टू टी टाइम पे एनोड जो उसकी कंसंट्रेशन थी उसमें से 2x कंसंट्रेशन डिसोसिएट हो गई और बी की 3x कंसंट्रेशन फॉर्म हो गई, ये हमने देख लिया था। तो अगर मैं आपको बोलूं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हमें क्या करनी है, डिफाइन करनी है। अब देखो रेट अपन ने देखा था दो तरह की थी, एक थी एवरेज और एक थी इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस में हम कैसे डिफाइन करते थे, डी। डी। तो ये जो डी है ये एक्चुअली में क्या बता रहा है, ये एक तरह से डिफरेंशिएशन हाँ सर। है ना। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखो अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोलूं तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे डी ऑफ ए बाई डी टी। अच्छा आगे कौन सा साइन लोगे, माइनस साइन, माइनस। ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ, तो मेरे पास चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है ए की, तो फाइनल कंसंट्रेशन इसको मैंने 80 लिखा हुआ था, है ना, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये हो गया 80 माइनस ए नोड अपॉन डी टी, ठीक है। मैं 80 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो क्या होगा माइनस डी, 80 की जगह क्या लिखूंगा, ए ए नॉट माइनस 2x। माइनस 2x, और माइनस एनोड की जगह क्या लिखूंगा, एनोड बाई डी टी। तो देखो एनोड से तो एनोड कैंसिल आउट हो गया जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। तो 2x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो गया, ये माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो गया। डिफरेंशिएशन आता है आपको या बताऊं? हाँ सर। आता है ना, 2। 2 बाहर आ हाँ जाएगा। सर। तो 2 बाहर आ गया और ये क्या बचा हमारे पास, डी ऑफ एक्स बाई डी टी बचा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए जो आएगी वो क्या आएगी, 2 टाइम्स डी ऑफ एक्स बाई डी टी। क्लियर। ऐसे ही अब हम हाँ बी के सर। रेस्पेक्ट में भी देखते हैं ताकि हमें कुछ रिलेशन समझ में आए कि अगर हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन डिराइव करना हो, किसी एक की दे दी जाए और दूसरे की आपसे पूछी जाए, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो वो आपको पता है कि स्टाइस्टोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बट ऐसा ही क्यों करते हैं उसके लिए हम ये समझ रहे हैं। तो देखो यस, तो कैसे लिखोगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, सॉरी 3x माइनस 0 बाई डी टी। हाँ, तो देखो माइनस, पहले मैं सिस्टमेटिक लिख देता हूँ, माइनस डी ऑफ बी बाई डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम विच इज इक्वल टू माइनस। अब देखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है, तो 3x माइनस 0 जो आपने मेरे को बताया, तो इसको मैं 3x से लिख सकता हूँ। सर वो बाहर प्लस। हाँ, बाहर अपना प्लस आएगा, रीजन क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अपॉन डी टी। हाँ भाई, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा इसका, 3 टाइम्स 3 dx बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों से, अब देखो दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, वो क्या है, डी एक्स बाई डी टी। तो मैं दोनों से डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, है ना। तो देखो यहाँ से हाँ क्या सर। आया, इसको मैंने एज इट इज लिखा है। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी क्या निकल के आया, ए के टर्म्स में 1/2, ठीक है, माइनस ऑफ डी ऑफ ए बाई डी टी। सिमिलरली यहाँ से जब निकाला, ये क्या था, डी ऑफ बी बाई डी टी। तो यहाँ से मेरे को डी एक्स बाई डी टी क्या मिला,
1/3 डी ऑफ बी बाय डी टी। तो अब ये हमारे पास डी ऑफ एक्स बाई डी टी, यानी हम क्या बोल रहे हैं कि जो एक्स वैल्यू है या एक्स कंसंट्रेशन है वो टी टाइम में जितना ए के लिए डिकम्पोज हो रही है उतना ही बी के लिए, तो दोनों के लिए टाइम भी सेम हो गया, यानी एक्स अमाउंट हमारा रिएक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टी टाइम में। तो ए के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफाइन करेंगे तो जो ए की रेट है उसका 1/2 टाइम्स है और जो बी की रेट है उसका कितना टाइम्स है, 1/3 टाइम्स है। तो ये जो एक्स कंसंट्रेशन यहाँ पे डिसोसिएट हो रही है इसी को हम क्या डिफाइन करेंगे, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, रेट है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन में लिख रहा हूँ डी ऑफ एक्स बाई डी टी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय माइनस आगे ले लेता हूँ 1 - 1/2 डी ऑफ ए बाई डी टी विच इज इक्वल टू प्लस 1/3 डी ऑफ बी बाई डी टी। यानी यहाँ से अब देखो हमारे पास रिएक्टेंट की रेट, रिएक्शन की रेट और प्रोडक्ट की रेट में एक रिलेशन मिल चुका है। इससे हमें ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो भी स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की रेट में क्या हो जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा, और वही हमारी क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन की रेट निकल के आएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन यहाँ पे एक्स हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, टी टाइम में हो रही है। क्लियर। तो इस वजह से हाँ हम क्या सर। करते हैं, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे डिफाइन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। तो ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हेवर प्रोसेस, हाँ ठीक है। क्वेश्चन ने दे दिया हाँ कि जो सर। हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 है, लेट्स से वो 10 मोलर पर सेकेंड है। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 बताना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया बताना है एंड रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर। हाँ सर। चलो सॉल्व करो फटाफट। ओके, यानी आपका आया। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक रिलेशन लिखोगे। कैसे लिखोगे, 1/1 डी ऑफ N2 बाय डी टी। पहले सबसे पहले हम रेट लो एक्सप्रेशन, मतलब रेट का एक्सप्रेशन लिख लें। तो विच इज इक्वल टू, अच्छा रिएक्टेंट है तो आगे माइनस साइन आएगा, सिर्फ माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो फिर आप क्या करोगे, -1/3 डी ऑफ H2 बाय डी टी, और फिर आप क्या कर लिखोगे, विच इज इक्वल टू 1/2 डी ऑफ NH3 बाई डी टी। और ये सारी की सारी जो रेट है वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के, है ना। ऐसा ही आपने एक्सप्रेशन लिखा होगा। हाँ सर। और किसकी वैल्यू रख दी आपने, आपने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 की जगह 10 रख दिया, यानी इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 10 दे रखी। तो सबसे पहले अगर आप डी ऑफ N2 बाई डी टी निकालोगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, तो वो हमारे पास आ जाएगा 10/3। ये आया ना। हाँ सर। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ से डी ऑफ NH3 यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 को हम इधर ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 2 × 10/3। और रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालनी है, तो आप किसी भी एक एक्सप्रेशन से, तो अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 दोनों सेम ही है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। तो ये हमारा सीधा आंसर आ जाएगा 10/3। यही आया है अपना आंसर। हाँ सर, यही आएगा। गुड। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रेट पे। जो हमने देखा था ना, दो तरह की रेट होती है, एक होती है रेट ऑफ, एवरेज। सॉरी एवरेज रेट, और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। तो दोनों पे हाँ अपन सर। डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एवरेज रेट की, तो एवरेज रेट जैसा कि आपने बताया कि हम क्या करते हैं, लार्ज टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं और इसे हम डेल्टा सी बाय डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इंस्टेंटेनियस रेट होती है वो हम क्या करते हैं, एक उसी पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो इसे हम डी सी बाई डी टी लेते हैं। मान लो अब ऐसा केस आ जाए कि हमें एक रिएक्शन दे रखी है, लेट्स से ए गिव्स बी, और क्वेश्चन ने दे दिया कि
जो एक ही कंसंट्रेशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रही है उसे एक ग्राफिकल फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इधर वो बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ क्या ए जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है इस वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे उसने क्या ले लिया, टाइम ले लिया। ठीक, अच्छा इनिशियली क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया तो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन उसने क्या बोल दी, एनोड बोल दी, यानी अब इनिशियली तो रिएक्टेंट ही है तो इसका जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो यहाँ कहीं से होगा, दिस कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एनोड। अच्छा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। हाँ सर। तो लेट से ये ग्राफ उसने दे दिया, उसने बोल दिया कि ये आपका लेट से T1 टाइम है ना, इस T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो आपकी क्या है, C1 है। ये आपका T2 टाइम है, T2 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, C2 है। ये उसने दे दिया, और एक लेट से उसने बोल दिया कि बीच में कोई टाइम ले लेते हैं, लेट से T टाइम, है ना। ये 3 टाइम उसने दे दिए। अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें एवरेज रेट क्या होगी फॉर टाइम इंटरवल T1 T2, तो क्या आंसर करोगे। माइनस ऑफ C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1। माइनस ऑफ C2 C2 माइनस माइनस C1। C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, यही होगा चेंज इन हाँ कंसंट्रेशन सर। अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया C2 फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये हो गया C2 माइनस C1 अपॉन फाइनल टाइम था T2 माइनस T1। आगे माइनस साइन किस लिए लिया, क्योंकि ये रिएक्टेंट था और रेट को हमें पॉजिटिव लाना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आप इंस्टेंटेनियस रेट बताओ तो कैसे निकालोगे, किस टाइम पे, टी टाइम पे। हाँ भाई क्या अब करेंगे। स्लोप देखना पड़ेगा। हाँ तो जब हमारे को इंस्टेंटेनियस रेट दिया पूछा जाए और इस तरह से हमें कुछ इक्वेशन या ग्राफ दे दिया जाए तो उस टी टाइम पे हम क्या करेंगे, उसकी स्लोप, उस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ही ड्रॉ करोगे हाँ सर। और उसका स्लोप डिटरमाइन करोगे। लेट्स से थीटा बना रहा है तो टेन थीटा हमारे को क्या देगा, क्या देगा टेन थीटा, हेलो। नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ हाँ तो थीटा अगर मैंने ये डिसअपियरेंस। वाला लिया है तो कौन सा, क्या कौन सा देगा, नेगेटिव ऑफ, हाँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट जो होती है वो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट की स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे वैल्यू हमें मिलती है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस हमारे को दिए जाएं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक नाम यूज होता है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना, पहले इसको समझते हैं फिर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन पे आएंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है लेट से हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस स्मॉल b इंटू कैपिटल C, b गिव्स स्मॉल c इंटू कैपिटल C प्लस स्मॉल d इंटू कैपिटल D। आपने के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, कैसे डिराइव किया था, इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो वो ही हम हमारा जो के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था वो हमने डिराइव किया था लॉ ऑफ मास एक्शन से। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर मैं लिखा दूंगा इसे पहले समझ लो, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, अब ये जो प्रोडक्ट है ना इसका मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन से, किससे मीनिंग है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन से। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट यहाँ पर है ए एंड बी रेस्ट टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके क्या है, ए और बी। ठीक है, ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन बोल रहा था। तो क्या बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन ठीक है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, हाँ भाई क्या लिखे, प्रोडक्ट ऑफ concentration हाँ concentration of reactant raised to the power, क्या आएगा भाई, stoichiometry स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम क्या करते थे, फिर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे तो ये अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन जा रही है तो ए और बी यहाँ पर क्या बन गए, रिएक्टेंट बन गए। ऐसे अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो हम क्या लिखेंगे, आरबी। तो रिवर्स डायरेक्शन के लिए अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जो रेट हो जाएगी तो उसमें आपके जो रिएक्टेंट है क्या बन जाएंगे, सीओडी। सीओडी रिएक्शन रिएक्टेंट हो जाएंगे ना अगर रिएक्शन आपकी रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। तो हाँ सर क्या लिखोगे अब आप आरबी का एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस्ट टू द पावर सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस्ट टू द पावर डी। ठीक है। फिर हम क्या करते थे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने से क्या होता था, आपका एक कांस्टेंट आता था, है ना, उसे हम रेट कांस्टेंट बोलते थे। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आरबी इक्वल टू के बी into concentration of C raised to the power C into concentration of D raised to the power D। और फिर इक्विलिब्रियम पे दोनों रेट इक्वल होती थी तो हम दोनों रेट को इक्वल करते थे और वहां से के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन डिराइव करते थे। ये हमने सीखा है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो जब लॉ ऑफ मास एक्शन दिया गया, ये दिया था गुल्डबर्ग और बॉक ने, तो उन्होंने ये एक थ्योरेटिकल मॉडल दिया था किसी भी रिएक्शन की रेट डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे स्टडी आगे की गई तो पता पड़ा कि इस तरीके से जब हम रेट निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं बैठ रहा है, कर रहा है, लेकिन कुछ रिएक्शंस के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर आगे जब और देखा तो आपको हमें पता पड़ा कि जो रिएक्शन है दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। complex reaction ठीक है, इसी चैप्टर में मैं आगे आपको बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब देखा गया तो जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस थी उन सब के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन 100% एक्यूरेट बैठ रहा था। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये लॉ क्या हो रहा था, पूरी तरह से फेल हो रहा pilot था। हाँ, तो अब ये वॉयलेट कर रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था, तो जब पता पड़ा तो ये पता पड़ा कि ये जो लॉ है इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है। और जो रेट है, जो रेट है वो हम थ्योरेटिकली डायरेक्ट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए नया एक्सप्रेशन दिया गया, उसे हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो कि सिर्फ एक्सपेरिमेंटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ हाँ कि सर लॉ ऑफ मास एक्शन क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा था, कॉम्प्लेक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो नेक्स्ट है रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब ये रेट लॉ जो एक्सप्रेशन है ये कैसे डिफाइन किया गया है, ओनली एक्सपेरिमेंटली। concentration एक नहीं, डिफाइन कैसे हुआ है, मतलब ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली हम डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट नंबर हाँ 1। ठीक है, अब इसने क्या चेंज किया, ठीक है, इसने यही बोला, सारा स्टेटमेंट इसका सेम है कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of concentration of reactant raised to the power। अब यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बोला था, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसने बोल दिया सम कोफिशिएंट। एससी का जो फुल फॉर्म है वो चेंज हो गया। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या था, एससी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, सम कोफिशिएंट। अब ये सम कोफिशिएंट जो है विच में और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। पूरा लिखा हूं क्या, नहीं सर है ना। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट लॉ एक्सप्रेशन का मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ, द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर सम कोफिशिएंट व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी अगर मैं किसी रिएक्शन के लिए, ठीक है, क्या करूंगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश करूंगा या डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, तो कैसे लिखूंगा, अगर मैं फॉरवर्ड के केस में जाता हूं तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर सम कोफिशिएंट इनटू
concentration of B raised to the power some coefficient, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो अपन क्या देख रहे थे कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, और अगर मैं इसी रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना चाहूंगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर सम कोफिशिएंट, मान लिया वो स्मॉल एम है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर सम कोफिशिएंट, मान लिया स्मॉल एन है, जहां पर स्मॉल एम इज व्हाट, स्मॉल एम को हम बोलते हैं ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है, स्मॉल एन जो यहाँ पर निकल के आता है इसे हम बोलते हैं ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो जो अगर मैं बात करूं m प्लस एन की, तो m प्लस एन मुझे क्या देगा, ये मुझे ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर देगा, यानी m प्लस एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपको किसी भी रिएक्शन में आपसे ये पूछा जाए कि उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर आपको दे दिया गया है और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा जा रहा है, तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी पावर जो भी है उन सबका क्या कर दो, एडिशन कर दो, तो वो आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, निकाल के देगा उस रिएक्शन का, ठीक है। लेकिन हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन होना जरूरी है, रेट लॉ एक्सप्रेशन होना जरूरी है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आ रहा है या थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है रेट की, वो होना जरूरी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो रेट है वो क्या हो गया, हर रिएक्शन, चाहे आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो चाहे आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन हो, सारी रिएक्शन के लिए हम क्या कर रहे थे, रेट लो एक्सप्रेशन करेक्टली डिटरमाइन करवा पा रहे थे। अब ये जो स्मॉल m और n है, ये स्मॉल a और स्मॉल b के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो होगा और कॉम्प्लेक्स है तो नहीं होगा। अब ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है इसी चैप्टर में अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो यहां से हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ का एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है, अब मैं यहाँ पर एक टर्म बोल रहा हूँ कि रेट रेट रेट, यानी हमने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया है केमिकल काइनेटिक्स, ये हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें उस रिएक्शन के रेट के बारे में आइडिया लगे। लेकिन क्या हम सारी की सारी रिएक्शंस की रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी अगर हम स्पीड के बेसिस पे बात करें तो रिएक्शन कितने टाइप की होती है, तो स्पीड के बेसिस पे अगर हम बात करें तो रिएक्शन हमारी 3 तरह की होती है, कौन कौन सी, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। हाँ भाई, क्या डिफरेंस है तीनों में, तो जो फास्ट रिएक्शन है बहुत जल्दी, मतलब 10⁻³ सेकेंड से भी कम टाइम में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि जितनी भी आयनिक रिएक्शन है, यानी आपने क्या किया, आपके पास मैंने HCl दिया, उसमें आपने NaOH डाला, तो कब आपका NaCl बन जाएगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो रिएक्शन है ये फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी है। क्योंकि यहाँ पर ये फास्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो आयन ये कंपाउंड है ये आपके आयंस के फॉर्म में है, और आयंस के फॉर्म में है तो यहाँ पर सिर्फ क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये फटाफट से आपकी क्या होगी, NaCl का फॉर्मेशन कर रहा है। ऐसी रिएक्शंस कहलाती है फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शंस जिन्हें कंप्लीट होने में ईयर्स लग जाए, ठीक है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आप छत पे बैठे हो किसके साथ, आयरन के साथ, लेकिन ये रस्ट ही नहीं हो रहा है ना, आप अभी 12th में हो, आयरन की रोड लेके छत पे बैठे हो, आपका फ्रेंड 12th पास कर गया, ठीक है, IIT बॉम्बे से उसने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर लिया, तब तक आपका आयरन रस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, USA चला गया, अच्छी खासी जॉब लग गई, वहाँ से वापस आ रहा है, तब जाके थोड़ा बहुत आपका आयरन रस्ट हुआ, तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपका आयरन रस्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, बहुत ही स्लो रिएक्शन हो गई। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शन, जो कि कितना टाइम लेती है कंप्लीशन में, ईयर्स ले ले, है ना, काफ़ी साल ले ले या डिकेड्स में कंप्लीट हो। तो क्या हम फास्ट रिएक्शन या स्लो रिएक्शंस के लिए किसी के लिए भी रेट डिटरमाइन कर सकते हैं? हाँ भाई, ये तो इतने कम टाइम में हो रही है कि उस टाइम को हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं, और ये इतने ज़्यादा टाइम में हो रही है कि अगेन हम उस टाइम के लिए वेट नहीं कर सकते। तो जनरली इन दोनों रिएक्शंस के लिए हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम जो रेट डिटरमाइन करते हैं वो सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन के लिए करते हैं। मॉडरेट रिएक्शन जो कि एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो, विच कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम, जैसे कि आपकी जितनी भी मॉलिकुलर रिएक्शंस है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हेवर प्रोसेस, N2+3H2 गिव्स
ट्वाइस NH3। ये हमारी एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, PCl5 जब डिसोसिएट होता है तो क्या देता है, PCl3 + Cl2। तो ऐसी रिएक्शन जो कि एक पर्टिकुलर फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो रही है, वो टाइम जो कि हम नॉर्मली कैलकुलेट कर पा रहे हैं और डिफाइन कर पा रहे हैं, तो वो ऐसी रिएक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, रेट डिटरमाइन करते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो भी रेट कैलकुलेशन करेंगे या रेट की स्टडी करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी रिएक्शंस के लिए करने वाले हैं, मॉडरेट रिएक्शंस के लिए करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। है ना? यस सर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अपन ने देख लिया था डिफरेंशियल रेट लॉ, अपन ने 1-2 क्वेश्चंस भी कर लिए, और रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन में रिलेशन भी देख लिया। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट। हाँ भाई, क्यों पढ़ते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन? कोई बता पाए आप में से इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन? हाँ सज्जन, कोई आइडिया? नहीं सर, मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा। अच्छा नहीं है, ओके। हाँ भाई, अपना कोई आइडिया माधव? नहीं सर, इंटीग्रेटेड नहीं पढ़ा। अब देखो यहाँ पर एक टर्म डिफाइन हो रही है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। थोड़ा सा पहले हम उसके ऊपर आते हैं। ऑर्डर क्या होता है? अगर हम बात करें ऑर्डर की, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर? तो आपका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशंस की पावर होती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है। इट इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशंस इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना। तो जो आपका ऑर्डर है, ये ऑर्डर क्या हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अभी अभी हमने देखा कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन था, जो कि थ्योरेटिकली दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस थी, वो एक्सप्रेशन उनके लिए करेक्टली लिखा नहीं जा रहा था। तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर होती है, वो वही हमारी क्या कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है। अब ऑर्डर आपकी क्या क्या हो सकती है? तो ऑर्डर आपकी फ्रैक्शनल हो सकती है, ठीक है, 0 हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू के साथ हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर कैन बी एनीथिंग, राइट। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये जो ऑर्डर हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट। मतलब जैसे ऑर्डर ऑफ ए बोल दिया हमने, मान लो कोई रिएक्शन है, लेट्स से ए गिव्स बी। तो अगर मैं इसमें बात करूं ए का जो ऑर्डर है, तो ए का ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपका फ्रैक्शनल हो सकता है, बिल्कुल। आपका 0 निकल के आ सकता है, आपका पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन का ऑब्जर्व नहीं किया गया है। यानी ओवरऑल रिएक्शन की जो ऑर्डर है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ऐसा अभी हम बोल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुआ है, ठीक है। बट इंडिविजुअल कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो वो फ्रैक्शनल, 0, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी निकल के आ सकता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है, ए गिव्स बी प्लस सी, और लेट से ए रिएक्ट कर रहा है डी के साथ, और इसके लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर -1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर 3/2। तो अगर मैं आपको बोलूं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा भाई? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ। ठीक है। आप दोनों को क्या कर दोगे, हाँ सीधा ऐड कर दोगे। सीधा ऐड करोगे तो 3/2 प्लस -1 कितना हो गया, ये 0.5 हो गया। यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या आएगा, 0.5 आएगा। तो इसी तरह से अगर हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया जाए, तो हम किसी भी रिएक्शन का क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक टर्म और यूज होता है, इसको हम थोड़ा बाद में अभी जाते हैं, उससे पहले एक टर्म और पढ़ लेते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी?
हाँ भाई, तो जब भी आपकी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, लेट्स से A प्लस बी गिव्स C, तो क्या हर कंडीशन पे A और B रिएक्ट करके C बना सकते हैं? नहीं, कोई भी रिएक्शन एक पर्टिकुलर कंडीशन पे होती है, उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, पर्टिकुलर प्रेशर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि कोई एक कैटलिस्ट आपको लगेगा या XYZ। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें केमिकल रिएक्शन में आपने एक टर्म सुना होगा RDS, सुना है RDS, रेट हाँ डिटरमाइनिंग सर। स्टेप, आपके ऑर्गेनिक में आपने बहुत हाँ बार यूज सर, किया होगा। क्या होता है RDS, कौन सा स्टेप होता है? सबसे स्लोएस्ट है। क्या ये हमेशा 100% ट्रू है कि RDS इज द स्लोएस्ट स्टेप? जिस चलो, स्टेप पर हाँ, हम इस चैप्टर के एंड में क्लियर करेंगे कि जो आपका RDS होता है ना, इट इज नॉट ऑलवेज द स्लोएस्ट स्टेप। हम ऐसा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैक्सिमम केस में वो निकल के आता है, बट हमेशा RDS इज नॉट द स्लोएस्ट स्टेप। ये इस चैप्टर के एंड में हम डिस्कस करेंगे और आप फिर मेरे को बताओगे बिल्कुल सर, RDS हमारा हमेशा स्लोएस्ट स्टेप नहीं होता, ठीक है। चलो, उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा कि पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, तब जाके प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो उसके लिए क्या जरूरत है? उसके लिए जरूरत है कि जो भी रिएक्टेंट है वो एक दूसरे से पहले कॉलिजन करें, और जब वो कॉलिजन करेंगे तब वो क्या करेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, है ना। तो किसी भी रिएक्शन में इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच मस्ट कोलाइड, ठीक है, टू फॉर्म प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। सो मॉलिक्यूलरिटी इज व्हाट, आप चाहो तो लिख लेना, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल which must collide to carry the reaction or to obtain the product, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं जो कि आपस में क्या करने चाहिए? कोलाइड करना जरूरी। तो उससे हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूलरिटी की। क्या मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल हो सकती है? ये क्या है? दो दो मॉलिक्यूल्स या तीन मॉलिक्यूल जो कोलाइड कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हो सकता है कि आधा मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है? नहीं सर। तो फ्रैक्शनल में नहीं हो सकती। क्या मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो सकती है? कोई मॉलिक्यूल ही कोलाइड नहीं कर रहा हो और आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ऐसा कभी भी पॉसिबल है क्या? नहीं है। नहीं सर। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो। क्या मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव हो सकती है? नेगेटिव मॉलिक्यूल कुछ नहीं होता ही सर। नहीं है, तो नेगेटिव भी डिफरेंट हम यहाँ पर नहीं बोल सकते। यानी मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये एक नेचुरल नंबर होती है। नेचुरल नंबर बोल सकते हैं इसे, हाँ सर। है ना। अब ये तो था हमारा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो और हमें अभी आज की क्लास में देखो क्या समझ में आया, जस्ट शॉर्ट में मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, तो कल अपन फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में हमने बेसिक डिफरेंस तो देख लिया, फिर हम देखेंगे कि एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए दोनों कैसे हम डिफाइन करते हैं। क्या उनका मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई मीनिंग है, या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कोई मीनिंग है, या इन दोनों में कोई रिलेशन होता है। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ेंगे फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर, ठीक है। तो आज हमने देखो बहुत शॉर्ट में क्या क्या पढ़ा। स्टार्टिंग से सबसे पहले रेट के बारे में जाना, फिर हमने रिएक्शन की रेट निकालने के लिए रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट देखी, फिर प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट देखी, फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन डिराइव किया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की रेट में रिलेशन डिराइव किया, ठीक है, कि अगर हमें किसी एक कंपोनेंट की रेट दे रखी है तो उससे हम दूसरे कंपोनेंट की रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रेट पढ़ी। दो तरह की रेट होती है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। उसकी यूनिट के बारे में जाना कि जो रेट है उसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो रिएक्शन है वो रेट के बेसिस पर कितने तरह की हो सकती है, तो तीन तरह की हो सकती है, फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट। लेकिन फास्ट और स्लो रिएक्शंस की रेट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम जो इस चैप्टर में जो रेट कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ
मॉडरेट रिएक्शन की तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने देखा ऑर्डर। ऑर्डर को हम सिंपली इतना सा समझे अभी, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो वो डिटेल में थोड़ा ऑर्डर के बारे में बताऊंगा कि टेम्परेचर प्रेशर का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशंस की पावर होती है वही ऑर्डर होता है। ठीक, हमने दो लॉ देखे थे, एक था लॉ ऑफ मास एक्शन, एक था रेट लॉ एक्सप्रेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, जबकि रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, और रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो रेट का एक्सप्रेशन आएगा वो हमेशा ट्रू होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में वो फेल हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हाँ सर। और उसके बाद हमने शॉर्ट में मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा है, तो कल के लेक्चर में अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और ये जो मॉलिक्यूलरिटी है या आपका जो ऑर्डर है, तो इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, साथ के साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, इसके बारे में जानेंगे। फिर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, इन सब के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखें भाई, कोई डाउट? ठीक है सर। नहीं सर। ठीक है, अपना बाय नहीं डिफॉल्ट सर। 2 o'clock क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग ज्वाइन करते जाओ और अपन कंटिन्यू करते जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ मटेरियल सॉल्व करना है, तो मटेरियल मेरे को बोल दो, मैं आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना? हाँ सर। चलो फिर ओवर करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।